all the top $5 billionaires of India are Gujaratis. अब देख रहे हैं कि पिछले 2 साल में कितना मेहनत किया गौतम अडवाणी जी, अडानी जी. So we know that they are very hard working people. इसको we should not grudge that. हमारा जॉब सब ये बंगी लोग को दे दिया और मुसलमान लोग को अपीसमेंट करते हैं. हमको कुछ नहीं, हिंदू को कुछ नहीं मिलते. जो अरबपति हैं वो 166 में पहला 10 जो है दे ओन मोर वेल्थ देन द नेक्स्ट 100, और उसमें टॉप 5 जो है दे ओन मोर वेल्थ देन 100 और 50 और द नेक्स्ट 20, नेक्स्ट 50. Of course, it is purely a coincidence that all the top $5 billionaires of India are Gujaratis. They're all बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं ना, जानते हैं गुज्जू लोग ऐसा है, बहुत मेहनत करते हैं. तो हम देख रहे हैं कि पिछले 2 साल में कितना मेहनत किया गौतम अडवाणी जी, अडानी जी. सो वी नो दैट दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल. इसको वी शुड नॉट ग्रज दैट. तो वेयर आर वी राइटिंग about these levels of inequality? आपका colonial time, national struggle, independent struggle, आज़ादी का संग्राम, स्वतंत्र, ये इस समय आप देखिए लिटरेचर और पत्रकारिता 100% इस मामले पे था. It is about inequality. It is about exploitation. It is about oppression. It is about the complete dehumanization of Indians by a coalition that included other Indians. फिर हो रहा है अभी. Where are we writing about it? So this I would say, देखिए जो हमारा fundamentalism जो है, it is also a manifestation of your inequalities. वो भी इसी से आया. देखो, एक बार मैंने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में लिख रहा था स्टोरीज में, और मैं कैसा किया एज अ रिपोर्ट, बट एज आई वेंट एंड स्टूड एज अ सिटीजन. ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होगा ना, उनका क्यों में मैंने खड़ा था 6 शहर में. एंड आई आस्क्ड द पीपल इन फ्रंट ऑफ मी एंड बिहाइंड मी, यार हम सब क्यों यहाँ है? वी आर ऑल सच वंडरफुल ह्यूमन बींग्स एंड हाईली एजुकेटेड पीपल. हम क्यों यहाँ है? हर आदमी हमको जवाब दिया, देखो हमारा नौकरी जॉब सब ये बंगी लोग को दे रहा है. हाँ, इट स्टार्ट्स देयर. योर fascism स्टार्ट्स देयर एट दैट, इन दैट लाइन. हमारा जॉब सब ये बंगी लोग को दे दिया और मुसलमान लोग को अपीसमेंट करते हैं. हमको कुछ नहीं, हिंदू को कुछ नहीं मिलते. It is born there that is where in the 1960s and 70s and 80s and particularly in the 90s, that is where the Shiva Sena grew, the RSS grew, as Ram Punyani ji very well knows. From those, the Shiv Sena's biggest success was forming a front organization called Lok Sthaniya Adhikari Samiti to fight for jobs for Marathis in the, वो ही था उनका सबसे बड़ा कार्ड. ये अलग बात है कि टुडे ऑल ऑफ अस आर हैविंग टू सपोर्ट द शिव सेना. उसमें चॉइस नहीं है. लेकिन ये प्रॉब्लम, दिस वाज एब्सोल्युटली द प्रॉब्लम. और ये आज़ादी का वेबसाइट में आ जाइए, वो 110 करोड़ बजट लेके बता रहा है, वो उनका लिस्ट मैं आपको पढ़ रहा हूँ. उनका लिस्ट 365 दिन में 50 इवेंट
50 कार्यक्रम हर दिन, मतलब हर घंटे दो कार्यक्रम। ये कार्यक्रम क्या है मैंने चेक किया, अरे कुछ बच्चे लोग तिरुनेलवेली गवर्नमेंट स्कूल में वंदे मातरम गाया, वो भी एक कार्यक्रम बन गई। कार्यक्रम बन गई गाने के बाद, कुछ ऑर्गेनाइज प्रोग्राम ऐसा नहीं था, पोस्ट फैक्टो उसको कार्यक्रम बना दिया। और ऐसा अब तक 89,000 कार्यक्रम रिकॉर्ड किया वहाँ, इवेंट्स 89,000 इवेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन दैट वेबसाइट। और मोदी जी उस पेज में भी हैं। आज़ादी का अमृत क्या है, 5 है उसमें। एलिक्सर ऑफ एनर्जी, एलिक्सर ऑफ इंस्पिरेशन of fighters for independence, elixir of new idea, elixir of आत्मनिर्भरता। ये अभी इसमें एक शब्द नहीं है कि आपका स्वतंत्रता संग्राम किस चीज के बारे में है और किसके खिलाफ लड़ाई किया, कुछ नहीं है उसमें। लेकिन एक चैप्टर भी है वहाँ, एक सेक्शन फॉरगॉटन हीरोज। अरे उसमें काफी लोग हैं जो दे आर बेस्ट फॉरगॉटन, और सम सीरियस ओमिशंस भी हैं। टिप्पू सुल्तान का नाम नहीं है उसमें। आई एम वांटिंग टू टॉक टू यू अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन बिकॉज उसमें द आरएसएस, द बीजेपी are not only rewriting history, they are rewriting their own rewriting. आप कभी नाम सुना है KR मलकानी का? कौन था KR मलकानी? फाउंडिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी, द ओनली मैन, ओनली हार्डकोर RSS, द ओनली मैन to have been 35 years editor of Organizer and Panchanya. उनका क्रेडेंशियल्स, नन ऑफ दीज प्रेजेंट पीपल कैन मैच हिज क्रेडेंशियल्स। उसने एक किताब लिखा जो अभी भी अवेलेबल है, इंडिया फर्स्ट। उसमें एक चैप्टर है टिप्पू सुल्तान का। 1992 में संजय कान का सीरियल हुआ द सोर्ड ऑफ टिप्पू सुल्तान। फिर आरएसएस उतना पावर नहीं था कर्नाटक स्टेट में, लेकिन कुछ गड़बड़ किया और भाजपा ने KR मलकानी, फाउंडिंग वाइस प्रेसिडेंट एंड ऑफिशियल हिस्टोरियन, उसको लगाया वन मैन कमिटी टू स्टडी द ट्रूथ अबाउट टिप्पू सुल्तान। और उसने क्या लिखा, उस जमाने में वी यूज्ड टू हैव फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन विद मलकानी, इसलिए कि एंटी गैट, एंटी WTO का समय था। हम सब उनसे साथ बहुत पर्सनली डिसेंट आती है। और उसने ये चैप्टर, हमने पीपल्स पब्लिशिंग हाउस का 3 किताब दिया उनको। एनीवे, आफ्टर ऑल दिस ही रोट ए चैप्टर, नो अदर ग्रेट इंडियन प्रिंस died fighting the British. This was the man who fought the British relentlessly. With the death of Tippu Sultan, India's independence movement was set back by 150 years. Founding president or vice president of the Bharatiya Janata Party. पढ़ लीजिए किताब उसमें। Now they are saying, now Tippu Sultan has been banished और भगत सिंह को ड्रॉप करने वाला है। वो भगत सिंह कंट्रोवर्सी से ही आपका हिजाब कंट्रोवर्सी आया। जब नागराज कहा हमने भगत सिंह को हटाएगा, सावरकर को लाएगा, he went totally on the defensive. उस few days after that came the हिजाब कंट्रोवर्सी। और अभी नया टेक्स्ट बुक में 8th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में सावरकर के बारे में हर रोज बेचारा वो उनकी जेल सेल में ये खिड़की भी नहीं था, लेकिन हर रोज रात को बुलबुल का विंग्स पे आया था मेनलैंड इंडिया पे। मैंने कहा ये बहुत बुलशिट है, बहुत बुलबुल था वहाँ। और
तीन चार हफ्ते के बाद एक एक्सप्लेनेशन भी दी गया। वो बोर्ड ऑफ एजुकेशन डायरेक्टर ने कहा, आप लोग यू डोंट अंडरस्टैंड मेटाफॉर। मैं एक बात मानता हूं, हमने कहा चैलेंज किया इसको, उनकी मेटाफॉर। वेयर हैव वी चैलेंज्ड दिस मेटाफॉर? लेट अस रिडिक्यूल देम स्केदिंगली इन आवर ओन राइटिंग। और आपको आई वांट टू टेल यू समथिंग अ लिटिल मोर। लिविंग इन महाराष्ट्र एंड हियरिंग दैट द नॉनसेंस एवरी डे, मैंने 5 शब्द, आई नीड टू टॉक टू यू 2 minutes अबाउट वीर सावरकर। मेरा एटीट्यूड है कि सावरकर साहब was a bona fide revolutionary till 1911. There is no doubt in my mind. When I look at what he wrote before, when I look at what he said before, when I look at his attempt to, they attempt to arrest him in Paris and he's jumping off the ship. लेकिन 1911 से जब वो अरेस्ट हुआ और अंडमान में गया, अरे इस देश का हजारों लोग वहां रहा अंडमान काला पानी में। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन टू द अदर एक्सट्रीम। और हर 3-4 महीने एक पिटिशन लिख रहा था सरकार को, आई प्रॉमिस टू बी गुड। ये सिर्फ मर्सी पिटिशन नहीं है, वादा कर रहा है कि अगर हमको रिलीज करेंगे हम सबसे अच्छा कोलैबोरेटर बन जाएंगे, एंड आई विल ब्रिंग यूथ to the civilized path of the British Empire, of British civilization। ये था, ठीक है। तो ये वीर सावरकर, देखो उसी समय, उसी जमाने में आप देखिए कितने लोग था अंडमान काला पानी में, which became even worse in the 1930s and 40s. He was released long before that. ये गद्दार पार्टी का और ये कीर्ति पार्टी का पंजाब से वो लोग अरेस्ट होके मर्सी पिटिशन लिखा, उसको रिलीज हो गया। 1 हफ्ते के बाद 3 ब्रिटिश रेलवे स्टेशन को उसी ने उड़ाया। सो आई एम नॉट सेइंग दैट यू कुड नॉट हैव रिटन दैट, आई एम सेइंग व्हाट हैव यू प्रॉमिस्ड। हेल्थ ग्राउंड्स पे मर्सी पिटिशन दिया गुरबख्श सिंह और 3 लोग। अभी भी गद्दार मेमोरियल हॉल और देशभक्त यादगार मेमोरियल हॉल में उनका फोटो देखिए, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द देशभक्त यादगार मेमोरियल हॉल। उनका कहानी कौन लिख रहा है? हु इज राइटिंग द स्टोरीज ऑफ दीज फ्रीडम फाइटर्स? हु इज टेलिंग देयर स्टोरीज? ये है आपका फॉरगॉटन हीरोज। और सावरकर जी, ये दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टोरी अबाउट सावरकर। 1920 वो रिलीज हो गया। रत्नागिरी में कुछ रेस्ट्रिक्टेड अरेस्ट, मतलब वो डिस्ट्रिक्ट से, जिला से बाहर नहीं जा सकते हैं। सावरकर जी के बारे में एक किताब आ गया, द लाइफ ऑफ बैरिस्टर सावरकर, और उसका ऑथर था चित्रगुप्त। अरे चित्रगुप्त यू नो लॉर्ड यमा का स्क्राइब था और बुक कीपर था, हिसाब रखता था नरक में। ही वॉज हेल्स बुक कीपर। बहुत क्रेडिट 18th-19th सेंचुरीज में ऐसा बहुत सारा लोग वो स्यूडोनिम यूज किया, चित्रगुप्त। आप दक्कनी जर्नल्स में भी देख सकते हैं, बहुत एशियाटिक लाइब्रेरी में। लेकिन ये अलग चित्रगुप्त था, एक नया ओरिजिनल चित्रगुप्त। और उसमें एक हिंदी में शब्द नहीं है मुझको, हेजियोग्राफी लिखा, समझो कि सावरकर चालीसा लिखा है। और उसमें सावरकर साहब इतना ब्रिलियंट है, इतना वीर है, इतना ब्रेव है, इतना करेजियस है। ये बुक ब्रिटिश सरकार ने प्रोस्क्राइब किया, बैन किया। 1942 में द्वारा ये रिपब्लिश हुआ
और 1986 में तीसरी बार वो किताब रीपब्लिश हुआ और एक इंट्रोडक्शन है पब्लिशर का। इस बीच में सब लोग सोच रहा था कि ये चित्रगुप्त कौन था जो ये बायोग्राफी लिखा। एक थियरी आ गया कि सी राजगोपालाचारी ने लिखा। संघ परिवार लोग ने ये लाइन दिया, सी राजगोपालाचारी रोट इट। जिस सी राजगोपालाचारी ने महाभारत और रामायण को अंग्रेजी में अच्छा ट्रांसलेशन किया सब, लेकिन राजगोपालाचारी ने नहीं लिखा। सावरकर का छोटा भाई 1986 में रिवील करता है कि चित्रगुप्ता was none other than सावरकर himself। अरे इसके बारे में कौन कहानी लिख रहा है यार? Such characters deserve to be celebrated in history। जो a person who writes his autobiography as a biography, ये तो बड़ी यूनिक अचीवमेंट है। मैंने किसी भी लेखक का नाम याद नहीं करता है कि I cannot remember anyone who has made this achievement। और so I'm saying there is a lot for us to write about, a lot for us to challenge। ये सब है। देखिए इट इज सिर्फ, और मैं अभी भी मेरा ये कंप्लेंट है कि कृषि संकट पे, हाँ जैसा बंगाल फैमिन में और मद्रास मैसूर फैमिन में, इट प्रोड्यूस्ड ग्रेट डिस्ट्रेस, इट प्रोड्यूस्ड ग्रेट लिटरेचर। कहाँ है वो लिटरेचर हमारा कृषि संकट के? Where is that literature? That is a challenge to every one of you, to every one of us, facing every one of us. Where has been the great literature of, where is the 2 बीघा जमीन of the कृषि संकट? Where is the 2 बीघा जमीन of that? Where is the धरती के लाल of our कृषि संकट? Where is the इनकलाब of our असमानता and कृषि संकट? कृषि संकट, देखिए मैं जो 4 लाख से किसी भी कहीं भी किसी समय भी इतिहास में ऐसा नहीं है कि एक ऑक्यूपेशन से 400 लोग खुद उनका जीवन दिया, आत्महत्या कर, एक ऑक्यूपेशन से। और उसमें बहुत सारा एक्सक्लूजन है। महिला किसान तो बहुत सारा एक्सक्लूजन है उसमें। महिला किसान जब आत्महत्या करते हैं उसको हाउसवाइफ लिखते हैं, इसलिए कि इनका नाम पट्टा में नहीं है। इस देश में 60 से 65% लेबर कृषि में जो चलता है वो महिला का लेबर है, लेकिन हम उसको किसान नहीं मानते हैं। I think there is a great scope for writing literature, novels on the life of a महिला किसान in this country। और अगर वो आदिवासी है या दलित है, even more powerful what is happening with them in this country। लेकिन कृषि संकट का वो जो आत्महत्या से is not the crisis, वो संकट नहीं है। आत्महत्या सिर्फ संकट का एक मैनिफेस्टेशन है, और बहुत कुछ है। द क्राइसिस इज मच लार्जर। आत्महत्या इज द ट्रेजिक फेस। मैंने 900 परिवार से ज्यादा गया जहां आत्महत्या हुआ। दैट इंटरेक्शन विद मिजरी tells me every time that we have failed completely as writers, as journalists, as poets, as artists, to capture the sheer misery of the masses in the time of greatest distress। ये भी एक चैलेंज है हमारे सामने। और देखिए अंग्रेजी कॉलोनियलिज्म के बारे में I didn't see many progressives, just 1 or 2। जब एलिजाबेथ के लिए आपने फ्लैग
डुबा दिया वहाँ। लेकिन हमारा अप्रोच, मोदी जी का अप्रोच फ्लैग पे अलग अप्रोच है। जो भी देश है उनका फ्लैग कितना हाई है उससे ज़्यादा हम डबल करना है। तो वाघा बॉर्डर में ऐसा किया, हाईएस्ट टॉलेस्ट फ्लैग पोल इन द वर्ल्ड, और उसमें क्या है, अभी फ्लैग नहीं है। क्यों? हर दिन नया फ्लैग लगते हैं और उस हाइट पे 300 फीट पे हवा पे वो फाड़ रही है। अभी वाघा बॉर्डर पे जाइए, पाकिस्तान फ्लैग आप देख सकते हैं लेकिन हिंदुस्तान का फ्लैग आप नहीं देख सकते। दे हैव रिप्लेस्ड अबाउट 100 फ्लैग्स इन अ ईयर अपेरेंटली। और देखिए जो हर घर का तिरंगा जो है, अरे यार वो इंडिया का फ्लैग नहीं था, वो रिलायंस चाइना का फ्लैग है। देखिए, फ्लैग इज नॉट जस्ट अ बंच ऑफ कलर्स और नंबर्स. Flag is also reflecting the essence of the history of that society, of its struggles, of its heroism, of its culture, of its syncretism. लेकिन the history of our flag, our flag's history is that it was always made of khadi. देखिए, हमारा हर घर तिरंगा एक्सरसाइज में करोड़ों रुपया खर्चा हुआ, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला एक खादी जुलाहा को, एक भी नहीं मिला। वो सब बैंकरप्ट हो गया, तमिलनाडु से राजस्थान तक वो सब बैंकरप्ट हो गया। वेयर हैव वी प्रोटेस्टेड? वेयर हैव वी रिटन अबाउट दिस? आई वॉन्ट जननाट्य मंच टू डू अ प्ले ऑन दैट, ऑन द हर घर का तिरंगा. आई रियली थिंक यू शुड. The flag is a sacred thing of a people, the national essence. It is not just three colors, it is the material signifying what, embodying what. Go ahead. Last में I want to say that everywhere there are people fighting back, there are people resisting, and I am going to say a couple of things which you may not like hearing. When we are looking, I want to say that the imposition of Hindi is not only happening in the south of India. I will come back to that very cryptic remark in a moment. आप देखिए, you want to fight fascism, you want to fight all these things. Notice, please note, those states are able to resist the BJP. Those states are able to resist the RSS. Those states where the government is rooted in the culture and language of that state. अभी भी मैं कह रहा हूँ, I'm coming to the point you will not like, but look, in both the left front states, when the Bengal and Kerala, the large states, the left was in command of culture and language in those states. In Kerala it still is. But the BJP could not make headway. RSS could not make headway. They did not control the culture. They had no access to it, in fact. Yeah, that is a fact. In the northern belt of India, the one person I see the BJP RSS fears the most is a man called Lalu Prasad Yadav, who speaks in Bhojpuri, Maithili. Those are the languages he speaks. And we think his Hindi sounds funny. Now, this is the point I'm coming to, which people may or will probably not like. The language I'm speaking in most after Angrezi is Hindi. You heard my pathetic attempt at it today. लेकिन ये भाषा जो है, मैं कह रहा हूँ कि it is also being imposed in the Hindi belt at the cost of the great languages of the masses. Hindi belt का main language is
जिसके पास 1,500 साल का लिटरेचर है, वो कौन सा भाषा है? हिंदी नहीं. You have to reclaim the great languages of the north. You have to reclaim Awadhi, Magadhi, Brajbhasha, Bhojpuri. You have to reclaim these languages. You are trying to fight them on Hindi, you are already defeated before you begin. This language we call Hindi is about 125 years old in its present form. ये कैसा आया? I'm not saying don't use this language. I'm just saying understand which are the great epics and literature that are 1,000 years old that वाल्मीकि ने हिंदी में लिखा, तुलसी ने अवधी में लिखा. Those are the great. Lalu Prasad Yadav connects with people by speaking there. He changes the language whichever part of Bihar he is in. And we find his English and his Hindi, bad and humorous, or he knows what he's doing. आप देखिए स्टालिन इन तमिलनाडु हर इश्यू पे थोड़ा लेड बैक है, इजी है, ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं, लेकिन लैंग्वेज एंड कल्चर इश्यू में immediately he confronts the center. When the issue of imposition of language and culture comes up, immediately he confronts the culture. Andhra Pradesh, how did it become the bastion of regional parties? I heard the first speech of NTR on that, when he formed, only man to have formed a party and won the full election in 90 days of formation of the party. 90 days of the formation of the party. Tenilantabasam manidi, Telugu talli manadi. He spoke for 45 minutes in that first speech launch about the Telugu language and the culture it represented, and how the Congress of that time represented a degenerate culture with no real language to show for themselves. We have to seize and reclaim the heritage of the Hindi belt, the real heritage of the language there. ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारे सामने चुनौतियां है. I think the challenges facing again, I am not trying to criticize you or demoralize you. I am trying to analyze where the successes have been in fighting them. We have to challenge these people, that these people are nobody to tell us about Indian culture. They don't even know, they don't even have a clear idea on what their Hindu culture is. In fact, they have no idea. They make it up, each person makes it. And these are the people who, we are talking about fighting caste, etc. The people in power, you've had cabinet ministers saying, Constitution of India should be replaced with Manusmriti. Understand how, one thing you have to concede to the RSS. Nobody else has fulfilled, no other political force has fulfilled 90% of its agenda. And its agenda, they said, Hindu Rashtra, and they are working on it. They have never wavered from it. So what is it that we have to challenge? Writers can challenge that. Poets can challenge that. It has to come from the right. I give you one example and I end about something beautiful. What can the solidarity actions? Writers have, लेखक लोग समाज के साथ कनेक्शन ज़्यादा बढ़ाना चाहिए. कर्नाटका में 2 महीने पहले मैंने दावंगरे लिट फेस्ट में गया. मैंने कभी लिट फेस्ट में नहीं जाता हूँ. ये तो बहुत ब्यूटीफुल पीपल सर्क्यूट है और मैं वहाँ फिट नहीं करता हूँ. मैं बहुत ज़्यादा अगली बात करता हूँ. तो वहाँ मैंने क्यों गया? इसलिए कि कर्नाटका का
लिटरेटर्स, कर्नाटका का लेखक और कवि, एक स्पेशल इनॉग्रेशन प्रोग्राम किया जिसने मैंने की नोट दिया, लेकिन मेरे साथ था 6 आम लोग। उसमें एक के लिए मैंने गया, नसीर साहब, जो आपने पढ़ा होगा, धारवाड़ में हनुमान टेम्पल के बाहर वेजिटेबल वेंडर था वो, एंड ही वाज सेलिंग वेजिटेबल्स ऑन हिज वाटरमेलन्स ऑन हिज कार्ट। वाटरमेलन मतलब तरबूज, तरबूज, what तरबूज, he was selling तरबूज on his cart। वो राम सेने, समझो राम सेने वहाँ जो है धारवाड़ में, वो समझो बजरंग दल ऑन स्टेरॉइड्स। और ये भी एक बात है, सॉरी वन स्मॉल डाइग्रेशन, ये भी एक बात है, हमसे बहुत स्टूडेंट लोग, छात्र लोग हमसे पूछते हैं कि देखो साहब, जो वहाँ हुआ वो बजरंग दल ने किया, भाजपा ने नहीं किया, वो वीएचपी ने किया, भाजपा ने कुछ नहीं किया। तो क्या बिटवीन भाजपा, इज देयर नो डिफरेंस बिटवीन बीजेपी, वीएचपी, बजरंग दल? मेरा जवाब ये है, हाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन बीजेपी, VHP and Bajrang Dal. BJP is RSS on politics. VHP is BJP on steroids, and Bajrang Dal is VHP on cocaine. ये फर्क है इन तीनों का। और वहाँ दावणगेरे में इस मुसलमान को पिटाई किया, 8,000 रुपया तरबूज ने डिस्ट्रॉय किया, और वो आदमी ऐसा, ही हैज नो हेट्रेड्स इन हिम, नथिंग। उसने कहा देखो यार, मैंने भी भगवान का सेवा किया यहाँ आउटसाइड द टेम्पल, एंड उसको बुलाया लेखक वहाँ लिट फेस्ट को इनॉग्रेट करने के लिए, उसको बुलाया। और इसलिए मैंने गया वहाँ, और मैंने उनको एक इतिहास से एक बड़ा यूरोप से एक बड़ा एपिसोड है। I said I am here today before the writers and poets of Karnataka in awe and humility because of what you have done. It is much bigger than what you realize. मैंने कहा देखो, अभी जो स्थिति आ रहा है in 1890s, मतलब कितना, अभी 130 साल पहले यूरोप में सबसे बड़ा पॉलिटिकल केस जो फ्रेम अप केस हुआ, जिसका द स्टार्ट ऑफ यूरोपियन फाशिज्म, द एल्फ्रेड ड्राइफस केस। एल्फ्रेड ड्राइफस he was a Jew, loyal Frenchman, कैप्टन ऑफ द फ्रेंच आर्मी, हीरो ऑफ द फ्रेंच आर्मी। उसको फ्रेम कर दिया बेचारा, नॉट जस्ट फॉरेन एजेंट, जर्मनी का एजेंट है, जू वॉज एजेंट ऑफ जर्मनी, वो ऐसा फ्रेम करके रखा। वो ही वेंट टू प्रिजन, कोई भी उनकी, नोबडी केम टू हिज असिस्टेंस। सिर्फ फ्रांस का सबसे मशहूर लेखक एमिल जोला, एक लेखक ने रोट द मोस्ट रिपब्लिश्ड आर्टिकल in centuries in the newspapers, j'accuse, I accuse, जिसमें सिर्फ ड्राइफस का केस पे नहीं लगाया, पूरा उस समाज को, उस एलिट को खत्म कर दिया एक ऐसे में। दैट वो लेखक का पावर। तो क्या हुआ, आर्म्ड फ्रेंच आर्मी ने जोला के खिलाफ डेफेमेशन केस लगाया और जोला भाग गया इंग्लैंड को। ही वॉज फाउंड गिल्टी, सेकेंड अपील में चल रहा था। उसका वकील कहा देखो यार, आपको इस देश में चांस नहीं है आपको
favorable decision. Does something remind you of India today? और जोला चला गया वहां लंदन में Zola died a mysterious death a few years later, poisoning of carbon monoxide. 30 साल के बाद एक फ्रेंचमैन जो कंस्ट्रक्शन लेबरर था, रिपेयर वाला था, जो उस समय लंदन में था, डेथ बेड में उसने कन्फेशन किया, हाँ मैंने जोला को मर्डर किया, मैंने जोला को मर्डर किया और मैंने चिमनी को ब्लॉक कर दिया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसने बहुत ज्यादा लिया एंड ही डाइड. सब तब जोला का फ्यूनरल लगा पेरिस में, और उस फ्यूनरल में क्या हुआ, ड्राइफुस आया और ए राइट विंग फैनेटिक फंडामेंटलिस्ट attempted to assassinate Alfred Dreyfus at the graveyard of Emile Zola. ड्राइफुस का हाथ में लगा, शोल्डर में लगा दिया और हैंड बुलेट लगा दिया. कोर्ट ने, इट वेंट टू द पेरिस कोर्ट, और पेरिस कोर्ट ने वुड बी असैसिन को एक्विट किया. उसने कहा, आई डिड नॉट मीन टू किल ड्राइफुस, मैंने सिर्फ उसको थोड़ा पनिशमेंट देना चाहता था, आई वॉन्टेड टू स्कैर हिम. अभी भी लगता है, डज इट रिमाइंड यू ऑफ एनी सिमिलर केसेस इन दिस कंट्री इन द लास्ट फ्यू years? What has happened to those who lynched Aflaq Khan? Huh? There are thousands of stories and novels and books and plays and songs and poems in what has happened in this country in the last few years, especially in the last 30 years, more particularly in the last 8 years. So I told the literators of Karnataka that today you are Karnataka's Emile Zola's, and Nabil Saab is your Dreyfus. I think. Yeah. And now I'm saying we need, हमारा लेखक में हजारों एमिल जोला चाहिए. Thank you.